मैं प्रमिला शर्मा। आज हम 12th में चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था से ठोसों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं? ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोसों में कौन कौन से चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे? देखिए, फर्स्ट अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, सेकंड प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक, थर्ड लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ प्रतिलोह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक और फिफ्थ है फेरी चुंबकीय या फेरी मैग्नेटिक। तो आज हम ठोसों के इन चुंबकीय गुणों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ठोसों के चुंबकीय गुण अध्ययन करने के पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए बेसिकली ठोसों में चुंबकीय गुण क्यों उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ठोसों के चुंबकीय गुण किस कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए, ठोसों के चुंबकीय गुण आप सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ में, प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ क्या होते हैं? चुंबकीय गुण होते हैं। सभी पदार्थों के साथ कुछ कुछ क्या होता है? चुंबकीय गुण होता है। सभी पदार्थों में कुछ न कुछ क्या होते हैं? चुंबकीय गुण होते हैं। इन चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति, ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। पदार्थ में चुंबकीय गुण की उत्पत्ति किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। और एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है वह किसकी भांति व्यवहार करता है? सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पदार्थों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन हम चुंबकीय आघूर्ण से करते हैं, अर्थात पदार्थों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गतियों के कारण होती है। फर्स्ट पर क्या बताई हूँ? सभी पदार्थ में क्या होता है? चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। कुछ न कुछ मात्रा में सभी पदार्थ में चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। और यह चुंबकीय गुण पदार्थ में या ठोस में क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। एक परमाणु में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वह किसकी भांति व्यवहार करता है? एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और हम पदार्थों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन चुंबकीय आघूर्ण से करते हैं। अतः चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गतियों के कारण होती है। यहाँ लिखा है, देखो, चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गति से उत्पन्न होता है। तो दो प्रकार की गति, किसकी गति? इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं, वह कौन से दो प्रकार की गति है जिसके कारण किसी ठोस या किसी पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण फर्स्ट चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। दूसरा क्या है? देखिए, दूसरा है इलेक्ट्रॉन अक्ष के ओर चक्रण गति के कारण, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के अक्षीय गति के कारण। तो चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न होता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। अब इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति क्या है? हम सभी जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगाता है।
वह उसकी क्या गति कहलाती है? कक्षीय गति कहलाती है। देखिए ये आपका क्या है? नाभिक है, नाभिक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? देखिए ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन जो है वह चारों ओर क्या हो रहा है? घूम रहा है। ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन चारों ओर। ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, अर्थात नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह घूम रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? कक्षीय गति कहते हैं। तो इसके कारण भी किसी भी ठोस में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। सेकंड क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन जो है, एक तो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, सेकंड क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर भी घूमता है। ये अपने किस पर घूमता है? अक्ष पर घूमता है। यहाँ ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। तो दो प्रकार की गति हुई। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य है, सूर्य जो है वह के उस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो वह क्या हो गया? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसके चारों ओर तो वो कक्षीय गति हो गया। लेकिन पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर भी घूमती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर भी घूमता है, जिसे कक्षीय गति कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वह अपने अक्ष पर भी घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षीय गति कहते हैं। तो इन दो गतियों के कारण किसी ठोस में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। और चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा हम किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो अभी हम क्या जाने कि पदार्थ में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों के कारण होती है। फर्स्ट कौन सा गति बताई हूँ? जब इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। सेकंड क्या है? जब इलेक्ट्रॉन जो है वह अपने अक्ष पर ही घूमता है। तो अक्षीय गति और कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई क्या है। ये यहाँ पर आए थे। ये चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटॉन। ये बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? बोर मैग्नेटॉन, जिसको BM से डिनोट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण मापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? बोर मैग्नेटॉन। इसको μB से डिनोट किया जाता है। तो एक बोर मैग्नेटॉन बराबर कितना होता है? देखिए 9.27 गुणा 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है 9.27 गुणा 10⁻24
एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बोर मैग्नेटॉन को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है देखते हैं। चाहोगे तो इसके नीचे आप लिख सकते हो। वो चुंबकीय आघूर्ण को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बी इक्वल होता है एन ब्रैकेट में एन प्लस अंडर रूट 2। ये म्यू बी बराबर अंडर रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस 2। ये इसे हम क्या ज्ञात करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। म्यू बी बराबर अंडर रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस 2। तो ये चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का क्या है, फार्मूला है। जहाँ एन जो है, जहाँ एन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अर्थात किसी भी एलिमेंट्स में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी संख्या को यहाँ किससे दर्शाया गया है, एन से। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, ये है आपका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फार्मूला। ये म्यू बी इक्वल अंडर रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस 2, जहाँ एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अर्थात किसी में जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको वहाँ पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी में, जैसे कोई आप भरे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे हम ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को इसमें पुट कर दो इस फार्मूले में, तो क्या बताइए, अंडर रूट एन, एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 1। एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 1 3, तो कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट 3 आ जाएगा। और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व में उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखकर हम चुंबकीय आघूर्ण क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अब आता है कि चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर चुंबकीय गुण कितने प्रकार से होते हैं, अर्थात किसी पदार्थ में कितने प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर देखिए, फर्स्ट अनुचुंबकीय जिसे कहा जाता है पैरामैग्नेटिक, सेकंड है प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलौह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी चुंबकीय, तो फेरी मैग्नेटिक। तो आज हम ये ठोसों में 5 चुंबकीय गुणों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन करते हैं, यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये जो 5 चुंबकीय गुण हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें से जो ये दोनों अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इसको हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसका डेफिनेशन बताएंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में बताएंगे। लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय को हम किसके आधार पर समझेंगे, डोमेन के आधार पर समझेंगे। डोमेन जानते हो
धातु आयनों के छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। कोई भी धातु आयन में छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उसे डोमेन कहा जाता है। तो हम लौह चुंबकी, प्रतिलौह चुंबकी, फेरी चुंबकी, इसको हम किस आधार पर समझेंगे, डोमेन के आधार पर समझेंगे। और अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी को हम किसके आधार पर समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो देखिए अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकी क्या है, तो लिखा है देखो पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। ये अनुचुंबकी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है, अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है। फर्स्ट क्या बताइए कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये क्या होता है, आकर्षित होता है। सेकंड हमको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, इन पदार्थों के परमाणु, अणु और आयनों में ये आपको होना चाहिए, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इन पदार्थों के परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, जैसे ये क्या है तुम्हारा अणु है, ये क्या है आपका ये क्या है आपका आयन है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इनका चुंबकत्व जो है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखो इसमें 3 में आपको अंडरलाइन की हुई हूँ। फर्स्ट क्या बताई, इसके बारे में क्या लिखोगे, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों में कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र से, अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए तो इसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो पदार्थ जो रहते हैं वह दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होते हैं और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और अगर ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब देखिए कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है, आप ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हो, ये 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में लिख सकते हैं। आप चाहोगे तो कोई एग्जाम्पल भी दे के वहाँ आप पेपर में बता सकते हो, जैसे Cu2+ का Q+ का दे देना एग्जाम्पल, या Fe3+ का दे देना। जैसे हम देखते हैं Fe3+ का ही देखते हैं, देखिए Fe3+, यहाँ से देखते हैं Fe3+। तो Fe3+ हम जानते हैं कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सभी जानते हो कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 26।
कितना होता है 26। तो इसका हम 26 है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने का हमको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा 23 का। तो निकालते हैं, देखिए 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतने में आप देखोगे 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है। अब देखिए अगर परमाणु रहता तो क्या आता आपका 4s2 और 3d6, तो 18 यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा और 6 26 हो जाएगा। लेकिन ये किस अवस्था में है, आयन में है, 3 प्लस है, अर्थात ये 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, 2 यहाँ से एक निकलेगा और ये 6 है यहाँ से एक निकलेगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4s0 और 3d5, ये हो जाएगा Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम सभी जानते हैं कि Fe3+ में यहाँ पर देखते हैं, ये डी का कक्षक में कितने होते हैं, कक्षक 5 होते हैं, सभी जानते हो है ना। तो ये 5 है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित है, सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह कौन सा पदार्थ होगा, अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण Cu2+ Fe3+, ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर लिखा है अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो यह अपना चुंबकत्व तो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, अर्थात यह चुंबकत्व तो उनका नष्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के आणविक कक्षा कार्य 11th में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हम लिखते थे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कारण यह क्या है, अनुचुंबकीय है। तो आप किसी का भी एक, जब आप कभी एग्जाम में लिखो तो एग्जाम्पल देके आप लिखना। अब आगे चलते हैं हम प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय में क्या होता है कि यह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। देखिए ये वाला चुंबकीय क्षेत्र से यह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। ये अनुचुंबकीय आकर्षित होता था, ये दुर्बल रूप से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इसमें क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, और ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। याद रखिएगा, ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि सभी में क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। सभी में हमारा हम पढ़े हैं, सभी में क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ऐसे युग्मित है। तो ये जो रहता है, ये नाभिक के चारों ओर एक क्या घूमता है, सभी जानते हैं, क्लॉकवाइज, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, जिसके कारण इसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, यह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता। और इसके
चुंबकीय आघूर्ण का मान जो रहता है वह क्या होता है, 0 होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है √n ब्रैकेट में n+2। n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, लेकिन इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, युग्मित पाए जाते हैं। तो अगर हम उसमें मान में पुट करेंगे तो हमको म्यू का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो प्रति चुंबकी में आपको याद रखना पड़ेगा क्या, सभी सब फर्स्ट याद रखना कि यह चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। सेकंड है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन, इनके परमाणु अणु आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है, जिसके कारण यह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, और इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान जो रहता है वह क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। एग्जाम्पल है जल, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन, कॉपर आयन, Cu+, क्यूप्रस आयन। अब यहाँ पर हम 11 में पढ़े भी थे, अब सिद्ध भी किए थे, आणविक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर, आणविक कक्षक आरेख बनाए थे। आणविक कक्षक आरेख बनाए थे तो हम बताए थे कि नाइट्रोजन परमाणु पर क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हम लिखे कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं था। सभी इलेक्ट्रॉन क्या था, युग्मित था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, इस कारण वह क्या था, प्रतिचुंबकीय था। तो अणुचुंबकी में अयुग्मित, अ से याद रखना, अणुचुंबकी में अयुग्मित और प्रतिचुंबकी में युग्मित। अणुचुंबकीय चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, प्रतिचुंबकीय चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, क्योंकि इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। आगे चलते हैं, देखिए वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इसमें देखो, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ये अब आपको मैं बताई थी कि अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, युग्मन के आधार पर समझेंगे, लेकिन लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय को हम डोमेन के आधार पर समझेंगे। तो दिया है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ को स्थायी रूप से चुंबकित किया जा सकता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को स्थायी रूप से क्या किया जा सकता है, चुंबकित किया जा सकता है। इनके अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यसित होते हैं। इनको सबसे पहले आप देखिए, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित हो जाता है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ को हम स्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, चुंबकित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, देखिए, इनके अचुंबकीय टुकड़े को, यहाँ पर दिया है, इनके अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन, इनके अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यसित रहते हैं। डोमेन क्या है तो मैं बताई हूँ, कोई भी चुंबक रहता है, जैसे ये मान लीजिए चुंबक का है, तो इसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ऐसे ये और इसमें जो रहते हैं उनके आयन जो रहते हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा भाग, धातु आयनों का एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है, डोमेन। जैसे इसका
का इस दिशा में है। मान लीजिए इसका डोमेन की उसकी दिशा किधर है, इधर है। यहाँ पर मान लीजिए आपकी इसकी दिशा ऐसे है, यहाँ पर आपका मान लीजिए ऐसे है। तो यह छोटा सा जो धातु आयन का खंड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समूहित होते हैं। देखो ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, इस लौह चुंबकीय पदार्थ में धातु आयन जो है वह छोटे छोटे खंडों में, देखो इनकी दिशा अलग अलग है। इसकी दिशा ऊपर में है तो इसकी नीचे में है, तो इसकी भी नीचे में है, तो इसका फिर ऊपर हो गया है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में धातु आयन के छोटे छोटे खंडों में समूहित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डोमेन। ये प्रत्येक खंड क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। एक बार और देखते हैं डोमेन क्या है। ये मान लीजिए ये धातु का खंड है, ये क्या है, धातु का खंड है। तो इस धातु के खंड में क्या है, ये जो है उसके धातु आयन जो है, मान लीजिए इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा आपका ऐसा है, इसका आपका ऐसा है। देखो सभी धातु आयनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। ये तो लौह चुंबकीय पदार्थों में धातु आयनों के खंडों को, ये धातु आयन का एक खंड है, एक साथ समूहित हो जाते हैं। देखो ये धातु आयन का खंड है जो रहता है, उसमें धातु आयन एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। तो हम अभी 3 जो चुंबकीय गुण पढ़ेंगे उसको डोमेन के आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिए हम पहले क्या बताए कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ को स्थायी रूप से क्या किया जा सकता है, चुंबकित किया जा सकता है। अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर किसी चुंबक के पास ले जाए तो उसका चुंबकत्व तो नष्ट नहीं होगा, अर्थात वह स्थायी रूप से क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। इनके अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यसित रहते हैं और इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। अभी डायग्राम में मैं बताई हूँ, ये मान लीजिए लौह चुंबकीय पदार्थ है, ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। इस लौह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन जो है वह अनियमित रूप से क्या है, अभिविन्यसित है। ये अनियमित रूप से, सभी की दिशा देखो अलग अलग, आपको पता अलग अलग लग रहा है। ये इनके अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से, देखो अनियमित रूप से क्या है, अभिविन्यसित है। और अब अनियमित रूप से अभिविन्यसित होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। निरस्त कर देते हैं और निरस्त कर देने पर निरस्त हो जाता है। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यसित हो जाते हैं। देखो अगर यहाँ पर हम क्या ले जाते हैं, कोई चुंबक ले जाते हैं, या इसको हम कोई चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो यह सभी डोमेन जो इस प्रकार से क्या है, अभिविन्यसित है। देखो अनियमित रूप से यह जो डोमेन जो है वह सभी जो है वह इस प्रकार से अभिविन्यसित हो जाएगा। ये सभी एक ही दिशा में हो जाएगा, ऐसे सभी की दिशा जो रहेगी वह एक जैसी ऐसे हो जाएगी। ये तो यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ में सभी डोमेन जो है वह अनियमित रूप से अभिविन्यसित है, लेकिन इसको
हाँ, अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो सभी डोमेन की दिशा जो रहती है वह क्या हो जाती है, एक ही क्षेत्र में हो जाती है, अर्थात एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, अभिविन्यसित हो जाते हैं, जिसके कारण ये प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या बताए, इनके अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यसित होते हैं, इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है और पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, अभिविन्यसित हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताई हूँ, क्या बताई कि डोमेन जो है लौ चुंबकीय पदार्थ में क्या रहता है, अनियमित दिशा में, ऐसे क्या रहता है, अभिविन्यसित रहता है, ऐसे अनियमित दिशा में। लेकिन इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो सभी जो रहता है वह क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यसित हो जाता है, सभी चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे और अयुग्मित हो जाने के कारण ये प्रबल चुंबकीय प्रभाव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं और लौ चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, स्थायी रूप से चुंबक बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो यहाँ पर देखिए, ये एक ही दिशा में दिखाई दे रहा है। कलर चेंज करते हैं, ये देखो एक ही दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सभी डोमेन एक ही दिशा में आ गया है। ये तो लौ चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, सबसे पहले एक बार हम फिर से देखते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ को स्थायी रूप से चुंबकीय किए जा सकते हैं। इनके अचुंबकीय टुकड़ों में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यसित होते हैं और इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, क्योंकि विपरीत दिशा में रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाएगा। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यसित हो जाते हैं और चुंबकीय प्रबल प्रभाव उत्पन्न करते हैं और लौ चुंबकीय पदार्थ स्थायी रूप से क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। अब देखते हैं प्रतीय लौ चुंबकीय। एक मिनट, इसका मैं और डायग्राम अच्छे से बता देती हूँ। ये देखो एक ही दिशा में है, देखिए यहाँ पर सभी जो डोमेन है वह चुंबकीय क्षेत्र की किसमें है, दिशा में है। ये देखिए ये सभी है आपका, ये सभी एक ही दिशा में है, इसलिए यह क्या करता है, प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और चुंबकीय पदार्थ जो रहते हैं स्थायी रूप से क्या बन जाता है, वो चुंबक बन जाता है। इसका उदाहरण क्या है आपका, Fe है, लोहा, Ni, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, Fe लौ चुंबकीय पदार्थ के, Fe, Ni, CO, कोबाल्ट। आप देखते हैं आगे, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, वैसे आप लिख सकते हो लौ चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे बोली हूँ। लौ चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल में Fe, CO, Ni, इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा वहाँ पर। अब आगे देखते हैं प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक। इनकी संरचना लौ चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है। इनकी जो अर्थात
ये जो है वह जैसे लौ चुंबकीय पदार्थ रहता है उसी प्रकार से यह दिखता है, लेकिन इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यसित होते हैं। दिखता है लो चुंबकीय जैसे, लेकिन इसके डोमेन जो हैं देखिए यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। ये देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये डोमेन क्या है, ए वाली दिशा में है तो ये इसके अपोजिट दिशा में है, ये ऐसे है तो ये भी अपोजिट दिशा है। ये देखो एक दूसरे की क्या है, समान संख्या में एक दूसरे के क्या रहते हैं, विपरीत दिशा में अभिविन्यसित होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो लौ प्रति लौ चुंबकीय में क्या लिखोगे, इनकी संरचना लौ चुंबकीय पदार्थों के समान होती है, लेकिन इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत, देखो विपरीत दिखाई दे रहा है। एक क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो विपरीत दिशा में अभिविन्यसित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, ये निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। जैसे आपका यहाँ पर से देखते हैं, याद रखना समान संख्या में रहेगा और विपरीत रहेगा, समान मात्रा में विपरीत रहेगा, विपरीत दिशा में। अब देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर से देखते हैं, ये आपका प्रतिलौ चुंबकीय, जिसका उदाहरण में आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आपका उदाहरण दिया हुआ है, MnO, Mn2O3, ये सब क्या है, प्रतिलौ चुंबकीय पदार्थ हैं, अर्थात इसमें डोमेन जो रहता है वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यसित रहता है समान मात्रा में। एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में अभिविन्यसित होता है। इस कारण ये इसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है और यह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता। आगे चलते हैं, देखिए फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय या फेरी मैग्नेटिक क्या है, तो देखिए ये क्या है, दिया है कि जब पदार्थ में डोमेन के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समांतर और प्रति समांतर हो, क्या हो, समांतर और प्रति समांतर दिशाओं से असमान रूप से, यहाँ पर मेन चीज़ ये है, ये असमान, ये और क्या है आपका समांतर और प्रति समांतर। जब पदार्थ के डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान रूप से, देखो असमान रूप से है, यहाँ पर देखते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर क्या है आपकी, ये देखो इस दिशा में है, ये क्या है इस दिशा में, मतलब यहाँ पर ये समांतर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया प्रति समांतर, ये और असमान मात्रा में है। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे, तो ये ऐसे, अर्थात प्रति समांतर है। ये क्या है, असमान रूप से है, समांतर और प्रति समांतर क्या है, असमान। यहाँ पर देखो दोनों है जो एक दिशा में आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों, ये क्या है आपका, ये विपरीत दिशा में दिखाई दे रहा है, फिर ये
किस में दिखाई दे रहा है आपका, सीधी दिशा में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसमें क्या रहता है आपका, समांतर व प्रति समांतर असमान रूप से होते हैं। देखते हैं कैसे। अब देखो, ये दुर्बल रूप से, एक और पॉइंट है, ये दुर्बल रूप से, ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये इसको गर्म करने पर पेरिचुंबकत्व खो देते हैं। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो यह अपना चुंबकत्व खो देते हैं और किसमें क्या बन जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। ये दुर्बल क्षेत्र से आकर्षित क्यों होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, सीधी दिशा में है, ठीक है। इसको ये क्या कर दिया, ये उल्टी दिशा, ये भी सीधी दिशा में है, तो ये इसके द्वारा नष्ट हो गया, ये इसके द्वारा नष्ट हो गया। लेकिन ये क्या है, तुम्हारा अपोजिट दिशा में है ना, तो इसमें क्या रहता है, असमान मात्रा में रहता है। या हम ऐसे देख सकते हैं इसको, देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं, ये और ये, ठीक है। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये और ये भी एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वह दोनों क्या हैं, क्लॉकवाइज है, अर्थात क्या है आपका, अयुग्मित है, जिसके कारण इसमें दुर्बल रूप से क्या हो जाता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, जब पदार्थ में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में असमान रूप से होता है, ये लव असमान रूप से होते हैं, ये लव चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। लव चुंबकत्व की तुलना में या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसको गर्म करने पर ये अपने चुंबकत्व खो देते हैं और क्या बन जाते हैं, अनुचुंबकीय बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फेरी चुंबकीय। तो हम कितना पढ़ लिए, 5। कौन कौन से पढ़े, फर्स्ट अनुचुंबकीय, सेकंड प्रतिचुंबकीय, थर्ड लोह चुंबकीय, फोर्थ प्रतिलोह चुंबकीय और फिफ्थ फेरी चुंबकीय। यहाँ पर मैं ये लिख दी हूँ, ये फिफ्थ होगा आपका, ये 4 नहीं होगा, ये वाला लिखी हूँ मैं 4 हूँ, लेकिन ये कौन सा पॉइंट है आपका, फिफ्थ है, फिफ्थ नंबर का है। फिफ्थ में लिखेंगे फेरी चुंबकीय। और ये जो 3 लिखा हुआ है ये आपका क्या होगा, 4 होगा, ये आपका क्या होगा, 4 होगा। तो ये हम पढ़ लिए आज। अब देखो ये तीनों में अंतर देखते हैं, लव चुंबकीय, प्रतिलव चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। देखिए इसमें डोमेनों का संरेखण जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है। देखिए ये आप देखिए एक ही दिशा में है, कौन में, लव चुंबकीय पदार्थ में, और यह चुंबक द्वारा प्रबलता से आकर्षित होता है। और लव चुंबकीय पदार्थ को हम स्थायी रूप से क्या बना सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए वे पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में, मैं इसके बारे में बता रही हूँ, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं लव चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लव चुंबकीय पदार्थ को हम स्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, चुंबकित कर सकते हैं। और इसमें
डोमेनों का संरेखण जो रहता है वह क्या होता है, सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखो सभी एक ही दिशा में है। प्रतिलौह चुंबकीय में देखना, एक क्या है आपका, यहाँ पर देखो ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान रूप से हैं, देखो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का निरस्त कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिए, विपरीत दिशा में है तो ये भी एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिए, निरस्त कर दिए। इस कारण इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता, अर्थात ये चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। फेरी चुंबकीय में क्या होता है कि यह दुर्बल रूप से आकर्षित, ये प्रबल रूप से आकर्षित करता है तो ये क्या करता है, दुर्बल रूप से आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण जो रहता है समांतर और प्रति समांतर होता है। देखो ये समान है, फिर यहाँ पर प्रति हो गया, फिर ये दोनों समान हैं, फिर यहाँ प्रति हो गया, है ना। तो इसमें डोमेनों का संरेखण क्या होता है, समांतर और प्रति समांतर होता है, जिसके कारण ये दुर्बल रूप से क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। लेकिन गर्म करने पर ये चुंबकत्व खो देते हैं और क्या बन जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो तीनों के डायग्राम में आपको अंतर पता चल रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे।